ईरान और इजराइल के बीच आजकल जो तनाव चल रहा है, ऑपरेशन राइजिंग लायन जैसी खबरें, ये सब सुर्खियों में हैं। लेकिन ये सब मतलब अचानक नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। आज जो हम देख रहे हैं उसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं, बहुत गहरी। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो यही बताते हैं। ईरान का वो लंबा पेचीदा इतिहास, भारत से उसके रिश्ते, और हाँ, इजराइल के साथ उसके रिश्तों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव आया है। सहयोग से कट्टर दुश्मनी तक का सफर है ना। बिल्कुल, और ये कहानी सच में हैरान करने वाली है। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से शुरू करें? प्राचीन फारस? हाँ, वहीं से करते हैं। ईरान, जिसे पहले फारस या पर्शिया कहते थे, एक जमाना था जब ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। साइरस द ग्रेट, डेरियस द ग्रेट इनका नाम आता है। कहते हैं साम्राज्य मिस्र से लेकर अपने यहाँ सिंधु नदी तक फैला था। हाँ, और साइरस के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि उन्होंने बेबीलोन में जो यहूदी गुलाम थे उन्हें आजाद किया था। अच्छा, आज के हालात देखकर तो ये मतलब यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, ये इतिहास का एक बड़ा विरोधाभास है। खैर, उसके बाद सिकंदर ने फारसी राजा डेरियस III को हराया। फिर तो कई वंश आए, सिल्यूसिड, पार्थियन, और फिर सासानियन साम्राज्य। इन्होंने तो रोमन सम्राट तक को बंदी बना लिया था, है ना। हाँ, वो भी एक ताकतवर दौर था फारस का। फिर 7वीं सदी आई और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, इस्लाम का उदय। सही, अरबों ने फारस पर कब्जा कर लिया और यहीं से वो कहानी जुड़ती है पारसियों की। हाँ, फारस का जो मूल ज़रथुष्ट्र धर्म था उसे मानने वाले, भारत में हम उन्हें पारसी कहते हैं। बिल्कुल, धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए वो भारत आए। वो किससे संझा वाला जिक्र मिलता है ना। हाँ हाँ, गुजरात पहुंचे थे वो लोग। वहां के राजा जदी राणा, उन्होंने शरण दी थी। हाँ, लेकिन कुछ शर्तों पर, जैसे स्थानीय भाषा अपनानी होगी, रिवाज पहनावा भी, और हथियार नहीं रखेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। भारत के समाज में वो ऐसे घुल मिल गए। खैर, फारस की कहानी पर वापस आते हैं। इसके बाद भी उथल पुथल जारी रही, मंगोल हमले हुए। चंगेज खान और फिर तैमूर लंग, बहुत विनाशकारी हमले थे ये। तैमूर ने तो 1398 में दिल्ली को भी बुरी तरह लूटा था। बाप रे। फिर सफवी वंश का दौर आया। ये अहम है क्योंकि इन्होंने शिया इस्लाम को राजधर्म बनाया। बिल्कुल, और वो पहचान आज भी ईरान के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है, शिया इस्लाम। और भारत के नजरिए से देखें तो फिर नादिर शाह का हमला, वो कैसे भूल सकते हैं। हाँ, 1738 में दिल्ली पर चढ़ाई और यहाँ से वो बेशुमार दौलत लूट कर ले गया। तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, सब ईरान पहुंच गया। तो ये तो हुई मध्यकाल तक की बात। अब आते हैं आधुनिक ईरान पर। 19वीं सदी, ब्रिटेन और रूस का असर बढ़ने लगा। हाँ, खासकर जब 1908 में वहां तेल मिला, फिर तो खेल ही बदल गया। फिर 1925 में पहलवी वंश आया, रजा शाह पहलवी। और 1935 में उन्होंने ही देश का नाम फारस से बदलकर आधिकारिक तौर पर ईरान रखा। सही। फिर उनके बेटे आए, मोहम्मद रजा खां पहलवी। उनके जमाने में ईरान का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ। और यही कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है, इजराइल से करीबी रिश्ते। बिल्कुल, ये वो दौर था, सोचिए, जब ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े थे। लेकिन ईरान, उसने 1950 में इजराइल को मान्यता दे दी। सिर्फ मान्यता ही नहीं, सहयोग भी था शायद। हाँ, बहुत गहरा सहयोग। 60 और 70 के दशक में तो दोनों देशों के बीच सैन्य और खुफिया लेवल पर काफी करीबी थी। एक तरह का अनौपचारिक गठबंधन था, ट्राइडेंट अलायंस कहते थे उसे। तुर्की भी था उसमें, अरब राष्ट्रवाद के खिलाफ। ईरान तो इजराइल को तेल भी सप्लाई करता था। कमाल है। लेकिन फिर आया 1979, इस्लामी क्रांति। हाँ, और इसने सब कुछ पलट कर रख दिया। शाह को देश छोड़ना पड़ा, वो भाग गए। आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी सत्ता में आ गए और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। और इजराइल के साथ वो जो रिश्ते थे वो पूरी तरह खत्म, टूट गए। खुमैनी ने तो इजराइल को कैंसर ट्यूमर कहा, इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया। सारे डिप्लोमेटिक, सारे व्यापारिक संबंध सब बंद। और यहीं से वो प्रॉक्सी वॉर वाली बात शुरू हुई। बिल्कुल, यहीं से ईरान ने खुलकर लेबनान में हिजबुल्ला, गजा में हमास, ऐसे गुटों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब सीधी लड़ाई नहीं, लेकिन इन गुटों के जरिए इजराइल को चुनौती देना। और इस दुश्मनी की आग में घी डाला ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने, जब 2002 के आसपास नतांज जैसी जगहों का पता चला। हाँ, जाहिर है, इजराइल को हमेशा से ये डर रहा और आज भी है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसके अस्तित्व के लिए खतरा मानता है वो इसे।
और इसी डर के चलते इजराइल और शायद अमेरिका पर भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त ऑपरेशन करने के आरोप लगे। हाँ बिल्कुल। जैसे वो 2010 का स्टक्सनेट साइबर हमला था, एक कंप्यूटर वायरस जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। अच्छा। और फिर ईरान के कई बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई, जैसे मोहसिन फखरीजादे। इन सब के पीछे भी इजरायली हाथ होने के आरोप लगते रहे हैं। तो मतलब ये एक तरह का शैडो वॉर चल रहा था। हाँ, कह सकते हैं। ईरान ने भी जवाब दिया, इजरायली ठिकानों पर हमले किए। ये सब पर्दे के पीछे चल रहा था। फिर 2015 में वो परमाणु समझौता हुआ था ना, P5+1 देशों के साथ। लगा कि शायद कुछ शांति होगी। हुई भी कुछ वक्त के लिए, लेकिन 2020 में जब अमेरिका उस डील से हट गया तो तनाव फिर से आसमान छूने लगा। और मामला असल में तब बिगड़ा जब 2024 में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। कई सीनियर ईरानी कमांडर मारे गए उसमें। हाँ, और उसके जवाब में ईरान ने जो किया वो अभूतपूर्व था। पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल की जमीन पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। हालांकि इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर को रोक लिया था। हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम था ईरान की तरफ से। और फिर 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल। और ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की, तेल अवीव और यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तो अब ये लड़ाई जो है वो प्रॉक्सी वॉर से कहीं आगे बढ़कर एक सीधे टकराव में बदल चुकी है। तो ये थी कहानी ईरान और इजराइल की, कैसे रिश्ते प्राचीन दोस्ती और सहयोग से शुरू होकर आज इस कट्टर दुश्मनी तक पहुंच गए। हाँ, इसमें साम्राज्यों का बनना बिगड़ना है, धर्म का एंगल है, क्रांति है, और आज की जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी कड़वी सच्चाई भी है। ये वाकई दिखाता है कि जो आज हमें सतह पर दिख रहा है उसके नीचे इतिहास की कितनी गहरी, कितनी उलझी हुई परतें हैं। बिल्कुल, और इन स्रोतों ने हमें उन परतों को थोड़ा बेहतर समझने में यकीनन मदद की है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस लंबे और लगातार बदलते इतिहास को देखते हुए वो कौन से अनदेखे या शायद गहरे कारण हो सकते हैं जो आगे चलकर भविष्य में ईरान और इजराइल के रिश्तों की दिशा तय करेंगे? सोचने वाली बात है।